नमस्कार, मैं उत्कर्ष रोजगार पे चर्चा जैसे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आरएस मल्टी सर्विसेज का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। नमस्कार, मैं ईना लखमानी अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच रोजगार पे चर्चा पे बस्ती की बहुत जानी मानी हस्ती माननीय बसंत चौधरी जी हमारे बीच हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बसंत जी, आप सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं और हम सभी जानते हैं कि बस्ती में आपने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है, एक ऐसे हॉस्पिटल की स्थापना की है जो ट्रॉमा सेंटर बन चुका है आज की डेट में। क्या सोचा आपने इस हॉस्पिटल का निर्माण करने से पहले? ये हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए जी मेरे दिमाग में तब आया 2009 में मैं बस्ती 61 से लोकसभा का चुनाव लड़ा। जी चुनाव लड़ने के बाद चुनाव भी जब मेरी एज लगभग 36 साल की थी, तब मुझे अचानक दिग्विजय सिंह जी प्रभारी थे यहाँ के, रीता बेगुड़ा जी अध्यक्ष थी और राहुल जी ने कहा कि नहीं, बस आपको चुनाव लड़ना है और आप जाइए लड़िए। 15 दिन चुनाव का बाकी था, नॉमिनेशन कल करना था, आज मुझे टिकट मिला। मैं आया यहाँ पे, नॉमिनेशन किया, चुनाव दमदारी से हम लड़े। लड़ने के बाद जब हम पब्लिक में गए तो पब्लिक में जाने के बाद में लोगों से अटैचमेंट बढ़ा। जब लोगों से अटैचमेंट बढ़ा, चुनाव खत्म हो गया, मैं नया था, चुनाव में हार गया। उसके बाद लोगों से कांटेक्ट बन गया, मेरा आना जाना लगा रहा। तो मैंने उस बीच में जब आप सोशल एक्टिविटी में आ जाते हैं तो लोगों का कनेक्शन आपसे हो जाता है। तो जब लोगों से कनेक्शन हुआ तो मैंने लोगों की परेशानियां देखी। फिर कहीं जो भी थोड़ा सा हार्ट अटैक का पेशेंट हुआ या थोड़ा भी क्रिटिकल हुआ और बेसिक चीजें नहीं मिल पाने से उसको रिफर कर देते थे। तो कोई रास्ते में जाते जाते मर जाता था लखनऊ को। हाँ, कोरोना में हुआ संसाधनों की कमी की वजह से, लेकिन आपके हॉस्पिटल ने बहुत ज्यादा सहयोग मैं किया। पहले की जो मेरी सोच आपने बताई है मैं उसको बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल का यहाँ पे बहुत जरूरत है, क्योंकि जब एक्चुअल में मैं रहने वाला यहीं का हूँ। मैं अपना परिचय आपको दे दूँ। मैं रहने वाला इसी रुधौली विधानसभा, जो बस्ती लोकसभा के अंदर बस्ती जनपद में एक रुधौली विधानसभा है। रुधौली विधानसभा में भानपुर तहसील में एक गांव है चितिर गांव, उस गांव का मैं रहने वाला हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। और मैं बहुत दिनों के पहले बम्बई चला गया था। बम्बई से फिर उसके बाद मैं अपना छोटा कारोबार करने के लिए फिर चला गया गुजरात। गुजरात जाने के बाद में मैंने अपना वहाँ काम शुरू किया। बाकी बिहारी लाल की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको उसमें सक्सेस मिला। सक्सेस मिलने के बाद में हमने उस काम को अच्छा इस्टेब्लिश हुआ। तो जब अच्छे काम में इस्टेब्लिश हुए तो वहाँ सामाजिक लोगों को मैंने देखा कि वो लोग अपने गांव में कुछ ना कुछ, जहाँ के रहने वाले, वहाँ हॉस्पिटल, विद्यालय, इस तरीके का काम करते रहते जिससे आम जनमानस को उसको फायदा मिला। चुनाव लड़ने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ इस चीज की बहुत कमी है तो मैंने कहा कि भाई इसको मुझे बनाना है। तो मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया। जब मैं कैसे कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है उसमें मैं आपको परिचय अपना बताता हूँ। मेरे घर में या मेरे परिवार में या मेरी कहीं भी दूर दराज तक मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। तो जब मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाना शुरू किया तो सब लोगों ने कहा, नहीं हॉस्पिटल आप बना रहे हो, आपके घर में कोई डॉक्टर भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं चला पाओगे। हमने कहा बड़े शहरों में जितने मेरे दोस्त यार हॉस्पिटल चला रहे हैं उनके किसी के घर में डॉक्टर नहीं है। जितने कारपोरेट हॉस्पिटल चलते हैं कोई घर का आदमी डॉक्टरी करने नहीं जाता है। वो डॉक्टर लाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों का सिलेक्शन करते हैं और वो मैनेजमेंट करते हैं और उसके थ्रू हॉस्पिटल चलता है। तो वो कंसेप्ट में बस्ती में लेके आया। कायला कारपोरेट हॉस्पिटल बस्ती में बना। उसके बाद चालू हुआ, प्रेरणा मिली लोगों की मुसीबत को देखकर, लोगों को बीमारियों को देखकर, लोगों के प्रति जो जिनमें पीड़ा थी
उससे प्रेरणा मिली, उसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद में इस हॉस्पिटल जो आज यहाँ की जीवन रेखा बन चुकी है, कोरोना काल के अंदर जी जब खाली सरकारी हॉस्पिटल चलते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद हो चुके थे, उस पीरियड के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ ऑक्सीजन चुकी की थी। रिक्वायरमेंट थी। जी लेकिन हम लोगों ने दोनों, फर्स्ट कोरोना और सेकंड जो आया, दोनों वेव के अंदर हम लोगों ने हॉस्पिटल बंद नहीं किया, कंटिन्यू चालू रखा। दूसरे वेव आया तो इतना कोहराम मचाया दूसरे वेव में, और उस दिन फीलिंग हुआ कि जीवन की सारी कमाई हमको आज मिल गई, क्योंकि एक ऐसी संस्था का निर्माण हुआ जो लोगों को काम आ गया, लोगों के जीवन बचाने में काम आ गया। जहां अपने जनपद की बात छोड़िए, बगल के फैजाबाद, इधर उधर कितने लोग, लखनऊ से कहां से फोन आता था कि मैं उस समय ये पता चला कि भाई लखनऊ मतलब बस्ती में कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं, किसी आई है, कितने लोगों का फोन आता था, बेड है क्या। हम लोगों ने मेहनत इतना किया और किसी को निराश नहीं होने दिया। लोग कहते थे बेड है क्या, नहीं था, फिर भी अरेंज करते थे, लेकिन लोगों को निराश नहीं होने दिया, किसी को लौटाया नहीं। लौटाया मजबूरी में। जब जी इतना इनफ्लो था कि लौटाना पड़ता था, लेकिन कोशिश हमारी थी किसी को लौटाना नहीं, ना पड़े। जी और लोगों को रिजनेबल ट्रीटमेंट दिया। जब उस समय ऑक्सीजन की भारी कमी थी तो भी हम लोगों ने लोगों को रिजनेबल हमने ट्रीटमेंट दिया, लोगों के बजट के अनुसार मैंने ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि हॉस्पिटल खोलने का लक्ष्य यही था, लोगों की सेवा। देखिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बिना पैसा लिए चलेगा नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं चलेगी, हाई पैकेज पे सारे डॉक्टर्स हैं, जी तो पैसा तो लेना पड़ता है, लेकिन उसमें इतना कम पैसा लिया कि जिससे कि लोगों का बजट भी नहीं बिगड़े और लोगों को अच्छा इलाज मिले, तो वो काम किया। आज ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हार्ट अटैक के आते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ मिलता सर, है, जैसे स्टेबल अभी- हो जाते हैं, इसके अभी- बाद लखनऊ अभी ले जैसे जाते हैं, केसेस बाईपास बढ़ रहे कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, अभी एक नया वेरिएंट भी आ गया ओमिक्रॉन, पर डे सुनने में आ रहा है कि केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। क्या तैयारी है अभी हॉस्पिटल, श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल की क्या तैयारी है अभी कि इस दुर्भाग्य को भी उसे ही समझना है? आगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में पूरी तैयारी कर ली गई। अगले बार हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हमने हॉस्पिटल का नहीं था। जी जब पूसले बाल की परेशानियों को हम लोगों ने देखा तो हमने ऑक्सीजन प्लांट तुरंत लगा दिया। इस समय श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल का अपना ऑक्सीजन प्लांट है, जो उसको कहीं नहीं जाना पड़े। जो इक्विपमेंट चाहिए और जो संसाधन चाहिए, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो सब लोग हम पहले से इंतजाम करके रखे। मतलब जो समस्या कहीं ना कहीं पिछली बार हुई थी उसको अब उससे हम लोगों ने सीख ले लिया सीख है। ले लिया और उसको जो अपने- कमियां थी जी। उस कमियों को पहले से हम लोग बहुत अच्छे से बहुत कर बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। सर, जैसा कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया, कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है और हमें पता चला है कि डेयरी का प्लांट भी आप लगाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़े स्तर पर। तो हमारी दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने सही कहा कि मुझे परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने डेयरी मतलब इसको ऑक्सीजन प्लांट लगाया। डेयरी प्लांट लगाने का मकसद ये है, जब हम ऑक्सीजन प्लांट लगाए और हॉस्पिटल लगाए तो लोग हमारे पास आते हैं, और आते हैं तो लोगों से मिलना जुलना होता है, तो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जो है पता चलता है। जी इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है क्षेत्र की, वो बेरोजगारी है। जी अब रोजगार तो यहाँ कोई और प्रकार की इंडस्ट्री है नहीं, और दूसरे प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जाए तो उसका रॉ मटेरियल नहीं है। तो जो फिर मैंने देखा भी कि जैसे दूसरे स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र में, गांव के लोगों को मजबूत करने के लिए ऐसे कोऑपरेटिव बेस से जो समूल अमूल बहुत बड़े ऐसे डेयरियां लगी हुई हैं, वो तरीके का कोई भी काम अपने यहाँ नहीं है। उसी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई जब अगर वहां पे ये चीज है जो वहां के किसानों को मजबूती दे रहा है, वहां के लोगों को लिए रोजगार पैदा कर रहा है, वहां के लोगों को नौकरियां दे रहा है,
तो अगर वैसी चीज हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी लोगों को बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और इससे लोग मजबूत होंगे। क्योंकि हमारा जो जिला है वो कृषि बाहुल क्षेत्र है और इसमें पशुपालन भी बहुत लोग ज्यादा करते हैं। तो इसके दिमाग में रखते हुए, पूरी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि भाई हम लोग भी अब जो है इस तरीके की एक शुरुआत करते हैं। श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल को सक्सेस किया गया है, अब इसके बाद सेकंड शुरुआत ऐसा लेते हैं कि जिससे कॉमन आदमी को उससे सीधा लाभ मिले और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को जो है काम मिले। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़िए, हम आपको सफलता से जोड़ेंगे। ये कथन मेरा नहीं, ये कथन हमारे माननीय बसंत चौधरी जी का है। तो सर, अभी बात हो रही थी रोजगार की और आपका ये जो कथन है, आप हमसे जुड़िए, हम आपको सफलता से जोड़ेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं ये रोजगार, ये युवा जो रोजगार पाएंगे, क्या बस्ती जनपद के भी युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा जिला कृषि बाहुल जिला है और कृषि संबंधित रोजगार यहाँ पैदा करने से रॉ मटेरियल हमारे किसान के खेत में जो पैदा होता है वहां से मिलेगा, तो किसान को उसको कीमत भी मिलेगी। लोग पशुपालन कर रहे हैं और उसके बाद में जब ये डेयरी खुलेगी तो लोगों को दूध की कीमत अच्छी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। और हमारा जो ये डेयरी खोलने का प्लान है वो इतने व्यापक तरीके से है कि जैसे पहले हम लोग बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर से शुरुआत करेंगे। हर गांव में हम लोग बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलेंगे। उस बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर से गांव के लोग अपना दूध इकट्ठा करेंगे, ले जाके उस बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर को देंगे। बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर से हमारा टैंकर जाएगा और वहां से दूध को उठाएगा और सीधा डेयरी पे लेके आएगा। मतलब गांव वालों को, हर गांव में 2 गांव को मिला के एक बूथ कलेक्शन सेंटर खुलेगा, तो 2 गांव के लोग अपने दूध वहां लाके बेचेंगे। ऐसे 5 सेंटर पे 2-2 हजार लीटर देते हुए 5 सेंटर से 10,000 लीटर लेके डेयरी पे आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो डेयरी प्लांट है वो 1 लाख लीटर पर डे की क्षमता वाला है। जो मुझे दूध का 1 लाख लीटर दूध चाहिए, तो इस तरीके से व्यापक रूप से हमको हर गांव के अंदर इसको लोगों को प्रमोट करना है, बढ़ाना है और उसके बाद में लोगों को प्रोत्साहित करके आगे ले जाना है। सर, बस्ती जैसे छोटे जनपद में, जैसे आपने बताया 1 लाख लीटर डेली खपत की योजना आपने बनाई है, तो ये क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। बस्ती एक तो आपके हिसाब से छोटा जनपद नहीं है, क्योंकि बस्ती की जो पूरे बस्ती जिले की जो जनसंख्या है वो लगभग 30 लाख के से ज्यादा है। और जो पर्टिकुलर मैं बताऊं तो 1 लाख लीटर दूध हमारे रुधौली विधानसभा से ही मिल जाएगा, क्योंकि 225 से 230 विलेज हैं, रेवन्यू विलेज है वहां पे और बड़े बड़े गांव हैं। दूसरा चीज है कि जैसे आज बस्ती जिले में बबना बस्ती में शुगर मिल है, 3 शुगर मिले बस्ती जिले में चलती है। उनको गन्ने की कमी नहीं आती है, क्यों कि लोगों को पैसा मिलता है। इस तरीके से गन्ने में सीजनली पैसा मिलता है। इसमें क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 लाख लीटर की डेयरी है, तो 1 लाख लीटर की डेयरी हुआ, अगर मान लो मिनिमम प्राइस हमने 50 रुपए लीटर रखी तो हम 50 लाख रुपया डेली का दूध खरीदेंगे। तो जब हम 50 लाख लीटर डेयरी का दूध खरीदेंगे तो वो पैसा हम किसको देंगे? जो दूध हमको देगा। तो जब लोगों को पैसा मिलने लगता है, लोगों को उसमें से अपना इनकम बढ़ते दिखता है, तो लोग उस तरीके के काम को स्टार्ट कर देते हैं। तो जब लोग उस तरीके से काम को, हम लोग पहले से इसीलिए लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप इसको बढ़ाइए और हम लोग जो है इसको आगे ले जाएंगे, आपका मिल्क अच्छे रेट में खरीदेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 5,000 लोगों को पशुपालन से रोजगार देना और 1200 लोगों को नौकरी देना, ये हमारा लक्ष्य है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या आप क्वेश्चन ऐसा सोचेंगे दिमाग में कि भाई 5,000 लोगों को कैसे रोजगार दोगे? अगर एक हमारा किसान 20 लीटर दूध रोज पैदा करता है तो उसको रोज का कितना मिलेगा? 1,000 मिलेगा।
तो अगर उसको 1000 मिलेगा तो 500 रुपया, अगर मान लो उसमें से 200 रुपया खर्चा भी करता तो रोज उसको 800 रुपया बचेगा, महीने का 25,000 रुपया उसको मिलेगा। जब उसको 25,000 रुपया मिलेगा तो उसकी तरफ वो आकर्षित होगा, एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। तो इसके लिए अगर 20 लीटर दूध एक किसान पैदा करता है, इसीलिए 5,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी 1 लाख लीटर दूध के लिए। तो इसीलिए हमने कहा है कि इससे ये डेयरी खुलने से 5,000 लोगों को तो सीधे ही रोजगार मिलने वाला है। अब जैसे इसमें क्या है, बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर की मैंने बात किया, तो बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर जैसे हमारे 100 खुलेंगे तो 100 खुलेंगे तो 100 बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर अगर खुलेंगे तो उसमें कम से कम 2 लोग रहेंगे तो 200 लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। डेयरी के अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट कम से कम उसको सेल करने के लिए उसमें दूध, दही, पनीर, फ्लेवर मिल्क, चॉकलेट और जैसे घी, तमाम प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं, दूध दही से लेके सारी चीजें, कि उसमें 25 प्रकार के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। उसके थ्रू हम लोग 600 स्टोर भी खोलने वाले हैं। हर चौराहे पे, हर बड़े रेवेन्यू विलेज में जो जिसका पॉपुलेशन 1000 है, वहां भी हमारा स्टोर खुलेगा। इस तरीके से 600-700 स्टोर भी हम लोग खोलेंगे। अगर एक स्टोर पे 2 लोगों ने भी को काम मिला तो 1200 लोगों को वहां जॉब मिलेगा, फैक्ट्री के अंदर जो मिलेगा अलग से। तो इसके माध्यम से 5,000 लोगों को रोजगार, जो पशुपालन करके हमको मिल्क देने वाले हैं, और 1200-1300 लोग जो इतना स्टोर चलाने वाले हैं, बूथ मिल्क कलेक्शन चलाने वाले, बाकी जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं। इस तरीके से मिल के 1200-1500 लोगों को फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार, मतलब नौकरी मिलेगी, और 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारा लक्ष्य है और हम इसको पूरा करेंगे। और लोगों को इसके परत जब हम लोगों से मुलाकात करके अपनी बात को बताएं, जिसका शिलान्यास हम लोग 16 तारीख को करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस प्लांट को लगाने के लिए जमीन ऑलरेडी ले लिया है। रुधौली विधानसभा के अंदर ही वो डेयरी प्लांट लगने जा रहा है, वहां जमीन भी हम लोगों ने ले लिया है। उसका शिलान्यास भी 16 तारीख को होने जा रहा है। तो 16 तारीख को जब शिलान्यास होगा उसमें भी काफी लोग आएंगे, देखेंगे, तो लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ेगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि हम लोगों को इतना अवेयर करेंगे, इतनी जानकारी उनके बेनिफिट को बताएंगे, जिससे कि लोग हमारा प्लांट शुरू करने के पहले ही पशुपालन शुरू कर देंगे। और बहुत तेजी से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसीलिए हमने नारा दिया है, आप हमसे जुड़िए, हम आपको सफलता से जोड़ेंगे। जी, लेकिन आपने कांग्रेस ही क्यों चुना? मेरी विचारधारा पूरी तरीके का कांग्रेस के साथ है, क्योंकि देश को आजाद कराने वाली पार्टी है और इस पार्टी की सोच हमेशा लोगों की तरक्की, लोगों के डेवलपमेंट के प्रति रहती है। जी। हमेशा आपने देखा है कि देश को किन किन कठिन परिस्थितियों में इस पार्टी ने उभारा है। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे देश का बजट क्या था, उसको आगे ले जाके विश्व स्तर पे उन्होंने देश को एस्टेब्लिश किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास हुआ, रोजगार मिला लोगों को। आज दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन वो आपस में लोगों को लड़ा के पैदा हुई हैं, उनका ज्यादा भविष्य ज्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि वो जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी की आप बात करते हैं तो गांव से निकालिए और शहर तक जाइए, जितने गांव में जाइए, हर गांव में अगर नरेगा को हटा दिया जाए, नरेगा एक कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना थी जो गांव के लिए, गांव के विकास के लिए शुरू की गई थी। अगर नरेगा योजना को गांव से हटा लिया जाए तो गांव के डेवलपमेंट के लिए कोई योजना ना इसके पहले की सरकारों में था, यूपी की सरकारों में, ना आज की सरकारों के पास कोई योजना है। जब सरकार बनी बीजेपी की तो उन लोगों ने कहा नरेगा इनका सबसे फेलियर योजना है, मैं ढोल बजाकर पीटूंगा। लेकिन इस योजना का कोई सामने कोई चीज ला नहीं पाए, इसको कंटिन्यू उनको बढ़ाना पड़ा और इसमें और बजट को बढ़ा के आगे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर गांव में आज सड़कें पटी हैं, पगडंडी सड़कें बनी हैं तो नरेगा से बनी है। अगर गांव में कोई नाली बनती है तो नरेगा से बनती है।
गांव का पूरा डेवलपमेंट का पैसा जो आता है वो नरेगा से आता है। आज कांग्रेस का विकास और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता है। कांग्रेस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तो आज आप हर चौराहे पे आप देखेंगे तो 4 मोबाइल की दुकान लगी हुई है, 4 मोबाइल के शॉप लगे हुए हैं। अगर टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाया होता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति नहीं आई होती, तो क्या एक चौराहे पे भी 50 लोगों को रोजगार मिलता? तो कांग्रेस की सोच है कि हमारे देश में जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस तरीके से रोजगार बढ़ना चाहिए। तो कांग्रेस की सोच के साथ मैं इसलिए हूं कि मैं डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति हूं, मैं विकास के प्रति सोच रखने वाला व्यक्ति हूं। तो मैं उसी पार्टी से इसलिए हूं कि वो विकास की सोच रखती है और मेरे भी विकास की सोच है, तो मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और आजीवन रहूंगा। लाभ हानि की कोई बात नहीं है, इसकी आइडियोलॉजी, इसका काम करने का तरीका मुझे पसंद है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और कंटिन्यू इसमें रहकर काम करता रहूंगा। तो वहाँ की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मेरा लक्ष्य है तो मैं रुधौली विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाऊं, जिसके अंदर लोगों के पास रोजगार हो, जिसके अंदर लोगों के पास जॉब हो, जिसमें किसान विकसित हो और सारे काम अच्छे तरीके से हो। हमारा एक सपना है, क्योंकि पिछले कई जो जनप्रतिनिधि को मैं 2009 में आया तब से मैं देख रहा हूं, एक ही रोड मैप पे लोग चलते हैं। सरकार बदल जाती है, जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम एक जैसा रहता है। मतलब जनप्रतिनिधि नया होता है लेकिन ठेकेदार पुराना ही रहता है। जी। तो जो ट्रैक पे आज के जनप्रतिनिधि चल रहे हैं, उसमें कहीं दूर दूर तक वहां का विकास होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस माटी का मेरे ऊपर कर्ज है। उस माटी में ही मैं पैदा हुआ हूं, वहीं ही मेरे सारे लोग, जान पहचान के लोग सबसे ज्यादा उस विधानसभा में हैं। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं उस लायक हूं, कि एक नई सोच, एक नए डेवलपमेंट का तरीका और एक नई चीजों को, कंसेप्ट को लेके आया जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले, जिससे लोगों को नौकरी भी मिले, जिससे लोगों को नया सोचने का तरीका भी लोगों के अंदर आए। विकास के प्रति लोगों के सोचने के तरीकों को भी बदलना है। अगर लोगों का तरीका, सोच, अगर विकास में सोच आ जाएगी, सोच में विकास आ जाएगा, तो लोगों का डेवलपमेंट की तरफ लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। तो उस तरीके को आगे बढ़ाना है और ये मैं करके ही रहूंगा। इसीलिए रुधौली की जनता, अगर हम उसके सामने आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मैं ये बताता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडल विधानसभा जो होती है, उसमें रुधौली का काउंट होगा। ये हम लोगों का सपना, ये हमारा सपना और हमारे लोगों का सपना है। इसीलिए ये डेयरी प्लांट हमने रुधौली विधानसभा में ही शुरू किया, जिससे 5000 लोगों को रोजगार और 1200 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। लोग कहे कि भाई यहाँ तो इतने लोग ट्रेन नहीं है। सबसे पहले हम लोग डेयरी प्लांट को शुरू करने के पहले रुधौली विधानसभा में जो हमारा डेयरी प्लांट शुरू हो रहा है, वहाँ हम लोग अप्रैल या मार्च अप्रैल से हम वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। सर, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को अपने डेयरी के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो आपकी आगे की योजना और क्या क्या है, आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। आगे की योजना ये है कि डेयरी के साथ साथ में स्टोर खुल रहे हैं, स्टोर के साथ बूथ मिल्क कलेक्शन सेंटर खुल रहे हैं। तो बहुत सारे हमको ट्रेंड स्टाफ चाहिए जो सॉफ्टवेयर पे काम करना जानते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ के बेरोजगारी का जो आलम है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रेनिंग का अभाव। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई जैसे हमको खुद 1200 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री से मिल्क कलेक्शन सेंटर और स्टोर तक, तो वहाँ टोटल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से ही काम होने वाला है। तो वहाँ पे लोगों को उस तरीके की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन ट्रेनिंग का यहाँ अभाव है, और अगर मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो लोगों को मुझे बाहर से लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने विधानसभा के लोगों को ही रोजगार दूंगा, और उसके लिए जो ट्रेनिंग की समस्याएं आ रही हैं
कि लोगों को उस तरीके का काम करना नहीं आ रहा है, तो उसके पहले जब डेयरी प्लांट शुरू होगा उसके पहले हम लोग इसी अप्रैल तक वहां पे जिस जगह पे डेयरी खुल रहा है वहां पे एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की स्थापना करेंगे, जहां अपना सर्वर लगाएंगे, सारा सिस्टम लगाएंगे, वहां मेरे सारे आईटी एक्सपर्ट रहेंगे जो लोगों को सॉफ्टवेयर पे अच्छा काम करने का जो काम हमको करना है उनको सिखाएंगे, तो जिससे कि वो अभाव दूर हो जाए और अपने लोगों को ही सिखाएंगे, वहां के लोगों को अपने जनपद पे और खास करके रुधौली विधानसभा के लोगों को, कि जिससे कि लोगों को तुरंत वो ट्रेंड हो जाए और ट्रेंड होने के साथ में हम उन्हीं का जो है यहाँ पे उन्हीं को काम दे सकें। इसके लिए हम लोग पहले ही ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। दूसरा चीज है फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग लगेंगे, जो कंपनी मेरी फैक्ट्री लगाने जा रही, पहले मेरा उससे एग्रीमेंट भी है कि भाई हमारे लोगों का जो मैं नाम दूंगा उन लोगों को इसमें काम करने के लिए जो चीजों की जरूरत है उनको ट्रेनिंग देना है, आपको सिखाना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे टेक्निकल और अच्छे स्टाफ यहाँ आएंगे और यहाँ के लोग वो आप हायर करके देना, उनको ही सिखाएंगे और उनको आप रख लेना काम पे। तो हमारा पूरा फोकस है कि भाई ये डेयरी के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार मिले और रूरल के लोगों को, हमारे लोगों को ही नौकरी भी मिले। तो ट्रेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म करेंगे, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे, ये हम लोगों को नौकरी देंगे। उसके इसके ट्रेनिंग सेंटर खुलने का जो फायदा है, आज वो ये नहीं लक्ष्य कि भाई वो स्टाफ काम कर सीख लेगा तो मेरे यहाँ काम करे, वो ट्रेनिंग सेंटर कंटिन्यू चलता रहेगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। जो लोगों को हम इतना ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे कि उनको जब बाहर के शहर में जाते हैं तो ट्रेनिंग के अभाव के बिना जो नौकरी नहीं मिलती है, उनको कोई अच्छे अच्छे कारपोरेट में, अच्छे अच्छे उद्योगों में उनको नौकरी भी मिलेगी, एक ट्रेन लोग बन के निकलेंगे। तो जो एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में ट्रेनिंग का अभाव है, जिससे जॉब नहीं क्रिएट हो रहे हैं, उस अभाव को भी हम खत्म करके सीधे जॉब क्रिएटर का काम करने जा रहे हैं और वो काम भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दर्शकों, समय आ चुका है विदा लेने का। जाने से पहले सर हम चाहेंगे कि कोरोना और ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट जो आ चुका है इस समय हमारे देश पे दुर्भाग्य बना हुआ है, और हमारे दर्शकों को बचाव का एक सुझाव दीजिए अपने तरफ से। कोरोना का जो वेरिएंट नया आया है, उससे पहले जो कोरोना आया था उस समय लोग तैयार नहीं थे, लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी। इस बार बड़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लोगों को पता भी है कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। तो मेरे सुझाव तक की जहां बात करनी है, जो पुराने नियम थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज, जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, अभी तक जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनको तुरंत का तुरंत डोज ले लेना चाहिए। जी। तो हमारे साथ आरएस मल्टी सर्विसेज की टीम हमारे साथ में है, मिस्टर रितेश श्रीवास्तव, मिस्टर राज श्रीवास्तव एंड मिस्टर अनूप उपाध्याय। रोजगार पे चर्चा पे आज इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरएस मल्टी सर्विसेज। बने रहिए हमारे साथ। मैं उत्कर्ष आपसे विदा लेता हूं आरएस मल्टी सर्विसेज। मैं ईना लखमानी आपसे विदा लेती हूँ आरएस मल्टी सर्विसेज। धन्यवाद।